हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है और स्पेनी स्पेन वासियों की। बांग्ला बंगालियों की भाषा है और तमिल तमिलियों की। कन्नड़ कर्नाटकियों की भाषा है और गुजराती गुजरातियों की। यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ। भाषाओं को क्षेत्र, जाति, धर्म, मजहब से जोड़कर क्यों देखा जाना चाहिए? क्या इन्हें देखा जाना उचित है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक हिंदी पखवाड़ा मना रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए जाने का उत्सव है। लेकिन हिंदी 1949 से 14 सितंबर 2025 तक कहां से कहां तक की यात्रा कर चुकी है, हम उन्हीं पुस्तकों की बात कर रहे हैं। आज साहित्य तक पर अंग्रेजी का बड़े से बड़ा रचनाकार अपनी बातचीत हिंदी में करता है। हम हर सप्ताह अंग्रेजी की बड़ी पुस्तकों की चर्चा, उनकी समीक्षा हिंदी में करते हैं। शाम को बुक कैफे की एक दिन एक किताब में 4 बजे। यह हिंदी की ताकत को दर्शाता है। हमारे लिए हर दिन हिंदी का उत्सव है, हर दिवस हिंदी का दिवस है, हर दिवस हमारा और आपका है, हमारी और आपकी भाषा का। लेकिन परंपरा के रूप में हिंदी पखवाड़े के दौरान हमने उन पुस्तकों की चर्चा की जिन्होंने हिंदी की संघर्ष यात्रा को, हिंदी की समृद्धि को, उसकी विविध विधाओं को, उसकी स्थापना को, उसके स्थापत्य को, उसकी शोहरत को, उसकी प्रसिद्धि को, उसकी विश्वव्याप्ति को बारे में बताने की कोशिश की। आज मैं जयप्रकाश पांडे जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है हिंदी भाषा की संघर्ष यात्रा और हिंदू इतर रचनाकार। यह पुस्तक दरअसल हिंदू इतर क्यों है और हिंदी भाषा की जो संघर्ष यात्रा है उसमें क्या योगदान था और हिंदू इतर शब्द से इसकी रचनाकार डॉक्टर संध्या सिलावट का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में भी बताता है। वे इस पुस्तक की भूमिका में ही स्पष्ट करती हैं और बताती हैं कि भारत दरअसल बहुलतावादी और समृद्ध सांस्कृतिक धारा वाला समाज रहा है। यहाँ सभ्यता का विस्तार जातियों, मजहबों और क्षेत्र की सीमाओं के आर पार चलता रहा है। यहाँ ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी भाषाओं को, अपनी मातृभाषाओं के साथ साथ हिंदी को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ वार दिया। हिंदी साहित्य, भाषा और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। ऐसे लोगों में फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के जानकार, लेखक, शायर, विद्वान, आलोचक, सुधारक सभी शामिल थे। इन सब ने अपनी अपनी भूमिका से हिंदी के भाषिक समाज को, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। चूँकि हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि दरअसल हिंदी के विकास में कितने बड़े स्तर पर क्षेत्र की सीमाएं टूट गई, भाषा की सीमाएं टूट गई, बोलियों की सीमाएं टूट गई, यहाँ तक कि व्याकरण की भी सीमाएं टूट गई, शब्दों की सीमाएं टूट गई। तब जाकर हिंदी आज वहाँ पहुँची है जहाँ हम हिंदी की चर्चा करते हैं। धार्मिक समूहों की जब भाषा की बात आती है तो कहती हैं कि हमें यह भूल जाना चाहिए कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, जिन्हें भी हम अल्पसंख्यक कहते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी भाषाओं को, अपनी मातृभाषाओं को अंगीकार करता रहा है। यानी जो परंपरा है भाषा की, साहित्य की, वह किसी धर्म विशेष में समेटी नहीं जा सकती। उनका कहना है कि चाहे वो पाणिनि हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे कात्यायन हो,
भले ही उन्होंने संस्कृत में लिखा, व्याकरण अपना लिखा, 500 ईसा पूर्व से उनकी बातें दिखती हैं। 1000 ईसा पूर्व से पहले तक हमारी जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे पाली हो, चाहे अपभ्रंश हो, उनका उल्लेख होता है। लेकिन वे सब काल क्रमानुसार बदलती गई और धीरे धीरे अपभ्रंश के बाद बहुत सारे अवहट भी बीच में आया, भाषा का दूसरा स्वरूप आया। लेकिन जब खड़ी ही बोली आ गई, जिसको हम हिंदवी से होते हुए खड़ी बोली आ गई, तब उस भाषा में हर किसी ने जो उस दौर में था वह सृजित करता रहा, चाहे वह सब्रपा हो, चाहे वह सहरपा हो, जो 8वीं सदी में स्वयंभू हों, भूसुकुपा हों, 9वीं सदी के अलग रचनाकार हैं, 10वीं के अलग हैं। सबका उन्होंने उल्लेख किया है। 11वीं सदी में अब्दुल रहमान के साथ बात की, बब्बर और कनकमुनि की। 12वीं सदी में हेमचंद हरिभद्र की बात की है। बहुत सारे रचनाकारों की बात की है और जो कुछ लिखा जा रहा है उनका भी उद्धरण इस पुस्तक में दिया है। इस पुस्तक में हमारे धर्म ग्रंथों के साथ दक्षिण भारत में क्या स्थिति थी, उत्तर भारत में क्या स्थिति थी, किस तरह से लिखा जा रहा था, अमीर खुसरो का क्या था, जायसी का क्या कहना था, इनका भी उल्लेख किया है। और भारत पर जो आक्रमण होते रहे उन आक्रांताओं के साथ किस तरह से भाषा आती रही और हिंदी उसे आत्मसात करती रही, यह भी इस पुस्तक को विशिष्ट बनाती है। यह पुस्तक दरअसल 7 अध्यायों में बटी है, जिसमें बौद्ध धर्म को लेकर हिंदी साहित्य में जो रचनाकार आए उनका उल्लेख है। दूसरे अध्याय में जैन धर्म के जो रचनाकार हैं उन्होंने जो योगदान हिंदी साहित्य में किया उसका है। तीसरे में मुस्लिम धर्म के जो लोग हिंदी साहित्य में योगदान किए, जो ज्ञात समय के रचनाकार हैं उनका उल्लेख है। चौथे खंड में जो अज्ञात समय के रचनाकार हैं, जिनका कालखंड का पता नहीं है, उनका उल्लेख है। 5वें खंड में दक्षिणी हिंदी साहित्य में जो मुस्लिम धर्म के रचनाकारों ने जो योगदान किया है उनकी बात है। 6ठे अध्याय में सिख धर्म के जो रचनाकार हैं उनका उल्लेख किया है। और 7वें अध्याय में ईसाई धर्म के जो रचनाकार हैं उन्होंने किस तरह से हिंदी के विकास में अपना योगदान किया। यह पुस्तक केवल बताती ही नहीं बल्कि उद्धरणों के साथ अपनी बात कहती है। इसे पढ़ते हुए आपको भाषा के प्रवाह का, भाषा के विकास का, खड़ी बोली के बनने का, उसके निर्माण यात्रा में किस तरह से अलग अलग शब्द, अलग अलग दौर आए और किस तरह से क्या कुछ सृजित किया जा रहा था, उसका भी आपको आभास होता है। जैसे 1743 तक माना यह जाता है कि तुर्की आक्रांताओं के बाद भारत पर जब मुगलों का शासन हो गया, तब हिंदी को उसके उस स्वरूप में उसकी वह पहचान नहीं मिली। धीरे धीरे फारसी और उर्दू कब्जा करती गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उर्दू हम जिसे कहते हैं, दरअसल खड़ी बोली और हिंदवी ने बराबर अपने को आगे बढ़ाती रही। लिपि के तौर पर भले ही देवनागरी की जगह फारसी लिपि में लिखा जाने लगा, लेकिन हिंदी का, खड़ी बोली का अपना अस्तित्व कहीं न कहीं था और वह लगातार परिष्कृत होता रहा, परिवर्धित होता रहा। अंग्रेज़ों ने भी उसको नष्ट करने की क्षमता उनके अंदर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह लोक में व्याप्त थी, यह साहित्य और सभ्यता और संस्कृति में व्याप्त थी और उनके दोहे भी लगातार, जो दोहे थे वह एक कोने से दूसरे कोने तक, शिष्य से गुरु से शिष्य तक और शिष्य से गुरु तक जाते रहे लगातार। तो एक परंपरा, ये नहीं कह सकते कि रामदास जी के बाद कबीरदास जी, कबीरदास जी के बाद कबीरपंथियों ने। पूरे देश में राजस्थान के कबीरपंथियों ने भले ही अलग भाषा में, अलग बोली में उनका प्रचार प्रसार किया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने अलग बोली में, लेकिन पद तो उनके वही थे। तो भाषा का जो भाषा बहता नीर है वह लगातार चलता रहा। बाद में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और आधुनिक दौर में किस तरह से भाषा ने अपना स्वरूप कायम किया, अंग्रेज़ों ने ग्रियर्सन वगैरह के आने के बाद किस तरह से उन्होंने हिंदी को समेटने की कोशिश की या बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि उसका साहित्य लोक में समृद्ध हो चुका था।
यह पुस्तक दरअसल डॉक्टर संध्या सिलावट जो है, जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं से स्नातकोत्तर किया है, लगातार वे लिखती रही हैं, भाषा के स्तर पर सक्रिय रही हैं। मध्य प्रदेश में राज्य कर विभाग में उपायुक्त हैं। प्रवासी प्रेम पब्लिशिंग इंडिया ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 615 रुपये इसका मूल्य है। दरअसल यह पुस्तक एक अलग दृष्टि डालती है हिंदी के विकास पर। हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़े की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके दिन में, आपके दिलों में दिनों दिन हिंदी उत्तरोत्तर स्तर पर वृद्धि करती रहे, समृद्धि होती रहे। आप हिंदी का मान करते रहें, अपने जीवन में हिंदी को अपनाते रहें, हिंदी पर गर्व करते रहें। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, यह भावना रखें। धर्म, जाति, मजहब, क्षेत्र से परे होकर हिंदी की ध्वज पताका ऐसे ही फहराते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड जो हिंदी पखवाड़े पर केंद्रित था आपको पसंद आ रहा होगा। मैं हर दिन ठीक इसी समय आपको पुस्तकों की चर्चा के इस कार्यक्रम के साथ बुक कैफे में उपस्थित होता हूं। एक दिन एक किताब कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।